करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लान की। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि हमें प्लान की जरूरत क्यों है। तो बच्चों, आपको पता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही हो, चाहे वो कोई नया डिपार्टमेंट खोल रही हो, चाहे वो कोई इवेंट कर रही हो, हर चीज के लिए, मान लो जो भी अपन ऑब्जेक्टिव सोचते हैं या कुछ भी काम करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्लान चाहिए। तो प्लान से ही क्या हो रहा है? डायरेक्शन मिलता है। फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी होगी वो रिड्यूस हो सकती है। गोल को सही तरीके से हम अचीव करने में मदद मिलती है। तो सही प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो भैया, प्लानिंग किस किस तरह का हो सकता है ये भी जानना आपको जरूरी है, राइट? तो हम देखते हैं किस तरह के प्लान हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो हम बात यहां पर करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं कि दो तरह का प्लान होता है। सबसे पहला प्लान है सिंगल यूज प्लान। देखो, सिंगल यूज प्लान कहाँ पे इस्तेमाल होता है? वो प्लान जो एक बार यूज किया और उसको खत्म कर दिया। तो ये स्पेसिफिकली जहां पे हमें सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छा रखना है, जैसे डिफेंस की बात करें, हम वहां चाहते हैं कि भैया एक बार प्लान बनाया है ना, किसी को वार में खत्म करने के लिए, फिर उस प्लान को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दुश्मनों को प्लान नहीं पता चलना चाहिए, राइट? तो सिंगल यूज प्लान क्या होता है? क्रिएटेड होता है वन टाइम एक्टिविटी के लिए। जैसे ही वो गोल खत्म हो गया, उस प्लान का कोई भी यूज नहीं रहेगा। तो ये प्लान शॉर्ट टर्म होता है, एक बार ही यूज होता है, इसलिए नॉन रिकरिंग नेचर का बोला गया है। और कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लेते हैं स्कूल के लिए इस साल का एनुअल फंक्शन है, तो इस साल का एनुअल फंक्शन की जो प्लानिंग बनेगी वो इस साल बनेगी। अब जो प्लान इस साल बनाया है इस एनुअल फंक्शन के लिए, तो सेम प्लान एज इट इज अगले एनुअल फंक्शन के लिए यूज नहीं करते, अगले साल फिर से हम प्लान बनाते हैं, है ना? तो जैसा जैसा अब इस साल जो प्लान बनाया, इसमें जो कमी रहेगी, नेक्स्ट ईयर हम सबको चेंज करके, है ना, ऐड करके, नया चेंजेस करके हम उसको नेक्स्ट ईयर अलग प्लान बनाकर चलते हैं। अगर सेम तरीके का हर साल कराएंगे, तो भैया पेरेंट्स भी ये बोलेंगे कि या भैया ये तो हर तरह का सेम तरह का चीजें कराते रहते हैं, इनका कोई चेंजमेंट होता ही नहीं है। तो इसलिए इस तरह की चीजों पर अपन को क्या करना पड़ता है? अलग अलग प्लान बनाकर चलना पड़ता है, राइट? तो ये सिंगल यूज प्लान है जो एक टाइम एक्टिविटी के लिए ही यूज होगा। ऐसे ही कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो ये सिंगल यूज प्लान कर रही है कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगली बार कोई नया प्रोडक्ट करेगी तो कुछ और एट्रैक्टिव प्लान बना के लेके आएगी। तो ये चलता रहता है, प्लान बनाते रहते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है? तो सिंगल यूज प्लान में आगे आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, एक इसके अंदर आता है प्रोग्राम और बजट, ये दो चीज हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो प्लान हमारा आता है वो आता है स्टैंडिंग प्लान। दो तरह के प्लान होते हैं बेटा, एक सिंगल यूज प्लान, एक दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान यहाँ पर मल्टीपल प्लान है, यानी एक बार जो प्लान बनाया उसको अपन बार बार अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं, मतलब अलग अलग चीजों में हम उस चीज को यूज कर लेते हैं, है ना? पर्पस सेम भी हो सकता है, अगर वही प्लान दूसरे पर्पस पे काम आ रहा है तो देख सकते हैं, है ना? तो स्टैंडिंग प्लान क्या है? ये प्लान है जो यूज होते हैं अगेन एंड अगेन फॉर रूटीन एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना? ये लॉन्ग टर्म होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, डिसीजन मेकिंग में रेगुलर में काम आते हैं। जैसे स्कूल की एडमिशन पॉलिसी है, तो भैया इस पे एक बार हम प्लान बना दिया कि हमारी जो एडमिशन पॉलिसी रहेगी ये रहेगी, तो हर साल ये प्लान हमारा चलता रहता है। अगर कभी जरूरत पड़ी तब चेंज करेंगे, वरना अपन लॉन्ग टाइम तक इसको चला सकते हैं, ठीक है? क्या भैया, एडमिशन लेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं कैंडिडेट का। अगर उसका इतना मार्क्स आता है तब भी हम एडमिट करते हैं, ये मेरा एडमिशन पॉलिसी है, तो ये हर साल हमारा सेम रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय लीव पॉलिसी, भैया अगर कोई भी एम्प्लॉय लीव ले रहा है तो हमने इसमें फिक्स कर रखा है कि मंथ में एक ही लीव ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो इस तरह का पॉलिसी जो है ये मल्टीपल चलता रहता है, इस महीने भी चलेगा, अगले महीने भी चलेगा, पूरे साल भी चलेगा, अगले साल भी चलेगा, है ना? तो ये रेगुलर प्लान होते हैं, यानी जिसको स्टैंडिंग प्लान का नाम दिया गया है, जिसको अपन बार बार यूज कर सकते हैं। तो स्टैंडिंग प्लान के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा मेरे साथ पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल, ये आगे जाकर हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन करके, राइट? सर, ऐसा भी कोई प्लान है क्या जो ना ही सिंगल यूज प्लान है और ना ही स्टैंडिंग प्लान है? हाँ, दो चीज है, एक तो ऑब्जेक्टिव और एक स्ट्रेटेजी। इन दोनों को आगे पढ़ोगे अभी मेरे साथ वन बाय वन, कि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी ऐसा प्लान है बेटा, ना ही वो सिंगल यूज में आता है, ना ही वो स्टैंडिंग प्लान के अंदर आता है, ठीक है? तो अब देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहली बात जो हम यहाँ करने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव के बारे में ही करने वाले हैं, कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखो ध्यान से समझना, जब हम गोल को जब हम गोल को न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है। जैसे हमने कहा कि हमें इंक्रीज करना है सेल, तो भैया ये हमारा गोल था, लेकिन जब मैं इसको लिख दूं कि इस साल, दिस ईयर, हमें
20% से अपने सेल को इंक्रीज करना है, 20% से सेल इंक्रीज करनी है। तो यहां पर क्या हो गया, अब न्यूमेरिकल टर्म में इस गोल को मैंने एक्सप्रेस कर दिया, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव बन गया, राइट। ठीक है, अब इसी गोल के बेसिस पर हम सारी जो स्ट्रेटजीज हैं, इसी गोल के बेसिस पर प्लान्स, प्रोसीजर है, आगे पॉलिसीज है, रूल्स है, मेथड है, वो बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी आप ऑब्जेक्टिव है उसका मीनिंग मैंने क्लियर कर दिया, पर ऑब्जेक्टिव आपका कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको सेट करता है, ये तो आपको पता ही है। सर रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, मेजरेबल, स्पेसिफिक क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है बेटा, जो आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, जैसे आप लेबर है, ये लेबर है, इसको, ये जो लेबर है ये एक दिन के अंदर, मान लेते हैं बेटा जो स्टैंडर्ड काम है, एक लेबर 1000 यूनिट का ही प्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, अगर मैं आज इसको 5000 यूनिट का प्रोडक्शन का टारगेट दे दूं, भैया आज तेरे को ये बनाना है, तो भैया ये अचीवेबल नहीं हो पाएगा। आप ऐसा बनाओगे जो अचीवेबल हो पाए, इस गोल ऐसा सेट करोगे जो अचीवेबल हो पाए। अच्छा, टाइम सेट करना जरूरी है, ये बोल दूं 5000 यूनिट या 1000 यूनिट बोल दूं बनाना है तेरे को, ऐसा नहीं भाई, एक दिन का या 10 दिन में बनाना है इतना, वो टाइम बाउंड आपको फिक्स करना पड़ेगा गोल के लिए। और रियलिस्टिक का मतलब भी यही था कि भैया 1000 यूनिट तो रियलिस्टिक है, ये बना सकता है, पर 5000 यूनिट इसके लिए रियलिस्टिक नहीं है एक दिन में बनाना। ठीक है, और ऐसा भी नहीं करोगे लेबर को बोल दो कि भैया प्रोडक्शन कर, भैया प्रोडक्शन कितना करना है, जो टारगेट देना, गोल सेट करना है कि आज कितना करना है, वो आपको बताना पड़ेगा। नहीं कितना करना है, वो मेजरेबल तो होना चाहिए ना, कि उसने जितना बोला था इतना कर पाया कि नहीं कर पाया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है सर, जब हम गोल को न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है, और ऑब्जेक्टिव हमारा स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड, रियलिस्टिक और टॉप लेवल द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है जी, जैसे स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या है जी, कि भैया क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो इंप्रूव होना चाहिए 15% से इस बार। ठीक है जी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सेल्स बढ़ाना 1 करोड़ से 12 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है जी, स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव है 10,000 ऐप डाउनलोड हो जाना चाहिए पहले 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये सारे आप क्या दिख रहे हो कि न्यूमेरिकल टर्म पे ही बात कर रहा है, और सारे रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, अचीवेबल बात कर रहे हैं, मेजरेबल बात कर रहे हैं, टाइम बाउंडेड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे अलग से भी, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड, रियलिस्टिक और टॉप लेवल का क्या होता है आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसके अंदर, आप स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें। तो स्ट्रेटेजी क्या होता है, देखो जो आपने गोल बनाया, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया, अब उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी भी कौन बना रहा है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। क्यों बनाती है, ताकि जो गोल्स आपने डिसाइड किया था बड़े बड़े, उसको हासिल कर सके। तो ये ध्यान रखेंगे, छोटे मोटे प्लान नहीं है ये, स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म प्लान होता है, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है बड़े गोल को हासिल करने के लिए। अगर आपका कंपटीटर मार्केट में उतरा है, तो उस कंपटीटर को हराने के लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कराने के लिए आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी में आप बेसिकली, स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है बेटा, जिसके अंदर क्या बातें करते हैं हम, स्ट्रेटेजी के अंदर मेनली क्या बात करते हैं कि भैया क्या ऑर्गेनाइजेशन हासिल करना चाहती है, कैसे उसको हासिल कर सकती है, उसका रास्ता, उसका पाथ, और क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज है जिसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करके इसको काम को कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस की बात यहां पर करता है कि गोल क्या है, उस गोल को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, और क्या रिसोर्सेज के अंडर अंडर अपन कर सकते हैं। जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाओगे, नहीं तो आपकी स्ट्रेटेजी है वो फेल हो जाएगी, आपकी प्लानिंग जो है फेल हो जाएगी। और अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रखकर ध्यान में अच्छा स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, कंपटीशन फेस कर पाएगी और सक्सेसफुल रहेगी। ठीक है भाई, ठीक है सर। जैसे मार्केट स्ट्रेटेजी ऑफ अ मोबाइल कंपनी, इसने स्ट्रेटेजी, मोबाइल कंपनी की जो मार्केट स्ट्रेटेजी है वो देखते हैं। मान लो यहां पर मोबाइल कंपनी है, वो ये चाह रही थी कि भैया मेरा जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का ब्रांड है, वो यंग पीपल को हिट करे, उसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर रहे। तो ये हमारा गोल था। तो सबसे पहले इन्होंने स्ट्रेटेजी क्या बनाया भाई, प्राइस जो है हम अफोर्डेबल रखेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया पर इसका प्रमोशन करेंगे, ऑनलाइन एंड मॉल्स में बेचेंगे, ताकि यंगस्टर वहीं ज्यादा जाते हैं। और डिजाइन जो है स्टाइलिश रखेंगे, गुड कैमरा की तरह, ताकि यंगस्टर जो है कैमरे के दीवाने हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी हमने उन्हें बना ली। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, देखो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी ना ही स्टैंडर्ड प्लान था, ना ही सिंगल यूज प्लान था।
अब हम स्टैंडिंग प्लान के बारे में, पॉलिसी जो है वो स्टैंडिंग प्लान का हिस्सा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो पॉलिसी क्या होती है, बड़े ध्यान से समझना। आपको पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, इनमें दिक्कतें आती हैं डिफरेंस में, उस चीज को मैं क्लियर करके समझाने वाला हूं। बेटा पॉलिसी क्या होती है समझना। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। तो वो सारे एम्प्लॉय जो भी डिसीजन मेकिंग, एक कॉमन डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हैं कि भैया हम इन चीजों की पॉलिसी, इस चीजों की एक पॉलिसी बना के चलते हैं कि कोई भी हमसे बात करेगा तो हम ये बोलेंगे। जैसे देखो स्कूल के अंदर एक पॉलिसी है। अभी क्या होता है, स्कूल में एग्जाम लेते हैं, तो एग्जाम के अंदर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम, जो आपका सेमेस्टर 1 का पेपर होता है स्कूल के अंदर, है ना, उसमें क्या होता है, कई बच्चे छुट्टी कर जाते हैं। अब टीचर्स, हर टीचर आके सवाल करता है जी कि सर पेपर लेना है क्या, उसके पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, सर पेपर लेना है क्या, उसके पेरेंट्स की रिक्वेस्ट, सर वो बीमार था, ये था वो था, सर वो वहां गया था। इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो हमने क्या किया, हमने इस पे एक पॉलिसी बना दी कि भैया जो रिकंडक्ट होगा एग्जाम, केवल उसी का कंडक्ट होगा जो एप्लीकेशन लगाता है, प्लस फीस देगा 100 रुपीज री एग्जाम के, प्लस उन्हीं का एप्लीकेशन और फीस एक्सेप्टेड होगा अगर मेडिकल सिचुएशन के वजह से वो बच्चा एब्सेंट था। ये मैंने पॉलिसी बना दी। तो अब इससे क्या हुआ, सभी टीचर को पता चल गया कि भैया एग्जामिनेशन वाले उन्होंने पॉलिसी बना रखी है, या पेरेंट्स को भी पता चल गया कि इस स्कूल का ये पॉलिसी है कि भैया हम जो है एग्जाम रिकंडक्ट कराएंगे ओनली एंड ओनली फॉर मेडिकल कंडीशन, और उसके लिए प्रोसीजर जो है वो ये है कि भैया पहले आप एप्लीकेशन दोगे और फीस भरोगे, ठीक है। तो यहां से प्रोसीजर और पॉलिसी के बारे में भी समझा दिया मैंने आपको। तो जो पॉलिसी है वो यहां पर जनरल गाइडेंस दिया कि जनरली हमें ऐसे काम करना है। तो पॉलिसी क्या है, जनरल गाइडलाइंस है। अब क्या हुआ, डिसीजन लेने में टीचर्स को मदद किया ना। अब वो फोन करके जी हमारी तो ये पॉलिसी आपको पता ही है, एग्जाम हम कैसे कंडक्ट कराते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। और ये इंश्योरेंस भी हो गया कि हर एक एम्प्लॉय, हर एक मैनेजर कंसिस्टेंट और करेक्टिव वे में, यानी सिमिलर सिचुएशन पे उसी तरह से डील कर सकेगा, सब एक बात अपनी रख सकेंगे। तो पॉलिसीज जो होती है वो डिसीजन मेकिंग के लिए बनाई जाती है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। और जनरल स्टेटमेंट होता है, और इस तरह से बनाई जाती है सभी एम्प्लॉयज को कम्युनिकेटेड होता है, और सभी उस सेम प्रॉब्लम पर सेम तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से, सिमिलर मैनर पर डील कर पाते हैं। ठीक है जी। जैसे स्कूल की पॉलिसी मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, तो सभी टीचर ध्यान रखेंगे कि बच्चों को मोबाइल फोन अलाउड नहीं किया जाएगा, या टीचर्स को भी अलाउ नहीं किया जाएगा क्लास में मोबाइल फोन। कंपनी की पॉलिसी है कि भैया सभी एम्प्लॉइज फॉर्मल ड्रेस में आएंगे वीकेंड्स पे, है ना। और बैंक की पॉलिसी है कि भैया लोन जब भी देंगे जब केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो इसी का सबको ही पालन करते हैं डिसीजन लेने में, है ना। जब भी कोई उनके पास क्लाइंट आता है तो इसको बोलते थे भैया अपन पॉलिसी। ठीक है। तो अब इसको आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह कि जनरल इन नेचर क्या होता है, जनरल डिसीजन क्या होता है, यूज एट ऑल लेवल, मतलब सभी लोग पॉलिसी बनाते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट की, टॉप मिडिल लोअर, है ना। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कुछ पॉलिसी पब्लिक के लिए होती है, कुछ इंटरनल होती है, कुछ एक्सटर्नल भी होती है। पब्लिक वाली एक्सटर्नल है, इसको आप रीड करेंगे, सेल्फ रीडिंग, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं रूल के बारे में। देखो जो पॉलिसी था बेटा, ध्यान रखना, वो जनरल गाइडेंस था, ठीक है। और यहां पर जब हम रूल्स की बात करेंगे तो रूल आपका स्पेसिफिक गाइडलाइंस होगी। दो डिफरेंस भी समझाते चल रहा हूं मैं आपको। पॉलिसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है थोड़ी बहुत, है ना, वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट रूल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे सर पॉलिसी हमने बना तो ली है, लेकिन कई बार पेरेंट्स हमारे काफी रिक्वेस्ट करते हैं, और तो हमें क्या करना पड़ता है, जो बीमार नहीं भी था या किसी कारणवश नहीं आ पाया था तो उसका पेपर लेना पड़ता है। तो वहां पर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमें करनी पड़ती है अगर पेरेंट्स वहां रिजिड हो जाते हैं तो इसलिए कहा गया पॉलिसी जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, बट रूल वो स्पेसिफिक होता है, उसको पालन करवाना ही पड़ता है। तो रूल स्पेसिफिक है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है क्लियरली क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। रूल में कोई पर्सनल जजमेंट नहीं होता, फ्लेक्स जो पॉलिसी है वहां पे पर्सनल दिमाग लगाया जाता है, एज इट इज फॉलो नहीं होती, वहां थोड़ा बहुत सोच विचार करके भी अप्लाई किया जा सकता है। और रूल का मेन जो मकसद होता है भैया, प्रॉपर डिसिप्लिन, सेफ्टी और कंसिस्टेंसी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। रूल हमारा एब्सोल्यूट होता है, इसको हमें हर हालत में फॉलो कराना पड़ता है, इसमें फाइन इंप्लीमेंटेशन हमारी होती। तो जैसे वर्क प्लेस का रूल है भैया, 9 बजे रिपोर्ट करना है तो करना है, मोबाइल फोन नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, स्मोकिंग बंद है तो बंद है ऑफिस प्रीमिसेस पे। ठीक है। ऐसे ही सेफ्टी रूल्स पे हेलमेट पहन के ही और ग्लव्स पहन के ही काम करने को दिया जाएगा फैक्ट्री में।
कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, सिर्फ, है ना, अगर वो क्या नहीं कर रहे, प्रोडक्शन जोन में एंट्री नहीं कर सकता अगर सेफ्टी शूज नहीं है तो आपके पास, ठीक है। और आप मशीन्स को ऑपरेट नहीं कर सकते, नहीं चला सकते बिना परमिशन के। तो ये सारे क्या है, रूल्स हैं। तो कुछ केसेस मैं आपको दे रहा हूं जहां आपको क्लियर होगा कि कब रूल है और कब पॉलिसी है, ताकि आपको दिमाग में ध्यान रहे, एग्जाम के अंदर भी ध्यान रहे, ठीक है। देखो, मैं आपको बता चुका हूं कि जो रूल है वो स्पेसिफिक होता है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन अलाउड नहीं होता। मस्ट 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 टाइप की स्टेटमेंट इसमें होती है। पॉलिसी जो है भैया, ये एक जनरल गाइडलाइन होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ हो जाती है कई बार। ये जनरल गाइडलाइन होती है, सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई होता है। इसमें ऐसे वर्ड मिलते हैं, शुड, एनकरेज या एक्सपेक्टेड टाइप की स्टेटमेंट होती है, राइट। तो देखो यहां आपको ऑटोमेटिक दिख गया, शुड मेंटेन, शुड बोला है ना, शुड मेंटेन साइलेंस इन लाइब्रेरी। तो भैया जनरल गाइडलाइन है, स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड दैट स्टूडेंट शुड मेंटेन साइलेंस इन दी लाइब्रेरी, हाउएवर इफ स्टूडेंट नीड हेल्प दे कैन आस्क द लाइब्रेरियन सॉफ्टली। तो ये क्या है, पॉलिसी है, जनरल गाइडलाइन है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। साइलेंस रहना है, तो भैया रूल में तो रहना है, मतलब रहना है, लाइब्रेरियन से सॉफ्टली फॉफ्टली का कोई मतलब नहीं पूछने का। नो स्टूडेंट इज अलाउड टू एंटर द एग्जाम हॉल विदाउट एन एडमिट कार्ड। यहां पर स्ट्रिक्ट स्पेसिफिक बात है भैया, कोई एक्सक्यूज नहीं है यहां पर। तो ये क्या है, रूल है, मस्ट एंटर, ठीक है। A company believes in a customer first approach and guides employee to always keep customer satisfaction as per their top priority. तो ये क्या दिख रहा है, पॉलिसी दिख रहा है, क्योंकि गाइडलाइन दिख रही है यहां पर, हर सिचुएशन में फॉलो करनी है, ठीक है। यहां पर ये मत सोच लेना हर सिचुएशन में फॉलो करने का मतलब, यहां पर कोई रिजिडिटी बोल रहा है, रूल बोल रहा है कि भैया ये तो करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, एम्प्लॉय मस्ट नॉट यूज द वाईफाई फॉर वॉचिंग मूवी। तो यहां मस्ट की बात कर रहा है, रूल है, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड है, ठीक है। अगर लाइन एकदम फिक्स्ड है, मस्ट वाली लाइन है, मतलब एक्यूरेट वर्ड मस्ट जरूरी नहीं है बेटा, ये जनरल सेंस में मैंने दिया है आपको समझाने के लिए। तो अगर फिक्स्ड है, कोई चेंजमेंट की बात नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्पेसिफिक बात कर रहा है तो रूल है। अगर जनरल बात कर रहा है ना, तो वो क्या है, पॉलिसी है। फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है तो क्या है, पॉलिसी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर के बारे में। देखो, आपने गोल समझा था कि गोल क्या होता है। अब इस गोल को हासिल करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए जो पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो उसी को अपन प्रोसीजर बोल देते हैं, राइट। जैसे अगर स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, तो भैया उसको पहले एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, फीस पे करना पड़ेगा, फिर उसको आई कार्ड मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, उसको कार्ट में डालते हो, एड्रेस डालते हो, पे करते हो, और कंफर्मेशन आपको मिल जाती। तो ये क्या है, किसी भी स्पेसिफिक जॉब को जब आप कंप्लीट करते हो, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो आपको एक पर्टिकुलर टास्क करना पड़ता है, जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना पड़ता है, उसको बोलते हैं अपन प्रोसीजर। और प्रोसीजर क्या है, ये पॉलिसी के फ्रेमवर्क से ही बनता है, पॉलिसी के अनुसार ही इस प्रोसीजर को बनाया जाता है। भैया ये पॉलिसी है, आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। अब जैसे स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, तो भैया ये पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है कि आपको एडमिशन फॉर्म भरना है, अटैच डॉक्यूमेंट लगाना, तो ये पॉलिसी है, जब भी तो कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट एडमिशन करा लेना। तो जब पॉलिसी बनती है ना, तो अपने आप प्रोसीजर भी बन जा रहा है, ठीक है, कि भैया ये पॉलिसी अपनाओ, ये प्रोसीजर के साथ, बात खत्म। तो आपको प्रोसीजर समझ गए कि किसी भी काम को करने के लिए जो सीरीज ऑफ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ता है, जो एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है, पहले ये पहले ये, वो क्या है, प्रोसीजर, ठीक है। आगे जो मैं मेथड समझाऊंगा, तो मेथड का मतलब क्या है भाई साहब, मेथड का मतलब है कि जो आप प्रोसीजर अपना रहे हो, तो प्रोसीजर में आपको ये तरीका बताया ना कि ये तरीका करो, ये तरीका करो, ये करना है, ये करना है। तो इस तरीके को भी आप किस किस तरीके से कर सकते हो, इस मेथड से कर सकते हो, इस मेथड से, तो वो क्या हो जाता है, आपका मेथड हो जाता है। आगे समझते हैं इसको, मेथड को भी। तो मेथड क्या है, मेथड इज द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर। भैया
आपको जैसे मैंने कहा अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल पे कि आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, कार्ट में ऐड करना है, एंटर करना है एड्रेस, पेमेंट करनी है ना। अब पेमेंट में भी आपको ऑप्शन दे देगा ना कि भैया कैश ऑन डिलीवरी, यूपीआई कर सकते हो, है ना, या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो। तो ये जो मेथोलॉजी है कि पे कैसे कर सकते हो, ये मेथड है। एक प्रोसीजर जो आपने अपनाया कि ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर, ये प्रोसीजर, तो उन्हीं प्रोसीजर को अपनाने के लिए जो बेस्ट मेथड है कि भैया ये प्रोसीजर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो मेथड क्या है आपका, बन जाएगा प्रोसीजर। जो आप प्रोसीजर कर रहे हो उस प्रोसीजर को ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वो मेथड बन जाती है। क्यों करना चाह रहे हैं सर, ये मेथड क्यों डालना चाह रहे हैं हम? क्यों भैया आपका टाइम बचे, कॉस्ट बचे और अच्छा एफिशिएंसी आए, इसलिए अपन करना चाहते हैं। तो मेथड का एग्जांपल देखेंगे, तीनों चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं। पॉलिसी क्या बनाया कि भैया कभी भी किसी का बर्थडे होगा तो अपन होममेड केक देंगे, होममेड केक होगा हमारे पास, ठीक है, होममेड केक से ही बर्थडे बनाएंगे, ठीक है। तो अब होममेड केक बनाने के लिए प्रोसीजर बताओ जी। इंग्रेडिएंट्स खरीदेंगे, मिक्स करेंगे, बेक करेंगे और डेकोरेट करेंगे। अब जो मिक्स करने की बात है उसको भैया हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, उसको मैनुअल भी मिक्स कर सकते हो, मशीन से भी मिक्स कर सकते हो, है ना। तो इसका क्या बन गया, मेथड बन गया। तो जो ये प्रोसीजर है, जो ये प्रोसीजर अपनाओगे आप काम को पूरा करने के लिए, तो इस प्रोसीजर को आप कैसे कैसे कर सकते हो, बेस्ट वे, हम इसको क्या लिख देंगे मेथड को, बेस्ट वे ऑफ फॉलोइंग प्रोसीजर टू कंप्लीट इट, टू कंप्लीट सच टास्क विथ सेविंग टाइम एंड मनी। तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मेथड बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको तीनों चीज यहां क्लियर कर दी मैंने एग्जांपल से, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है और मेथड क्या है। आप डिफरेंस को पढ़ लेंगे यहां पर, पॉलिसी के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, मेथड के बारे में और रूल के बारे में। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको पढ़ना है। देखो जी, प्रोसीजर और मेथड के बीच में भी आपको मैं कुछ केस स्टडी दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी मिले। मान लो एक कंपनी है, टेल्स इट एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर लीव, fill the leave form, get approval from manager, submit it to HR, HR update the records। तो ये क्या है, ये कंप्लीट प्रोसीजर बता रहा है कि भैया अगर आपको लीव लेनी है तो आपको ये चीजों का पालन करना पड़ेगा। तो ये पूरा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, इसलिए इसको क्या बोला गया, प्रोसीजर बोला गया, ठीक है। उसी कंपनी में मैनेजर ने क्या सजेस्ट कर दिया कि भैया आप जब लीव फॉर्म को भरोगे हाथों से, तो हाथों से भरने की जगह आप कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल में भी भर सकते हो, इससे आपको टाइम बच जाएगा। तो ये मेथड बन गया, क्योंकि यहां एक स्टेप जो फॉर्म फिल करना है उसका बेस्ट वे की बात कर रहा है, तो इसलिए क्या बन गया, ये मेथड बन गया, ठीक है। ऐसे ही आप केस नंबर 3 और केस नंबर 4 को पढ़ेंगे जिससे आपको क्लियर होगा कि मेथड और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है। अगर प्रोसीजर दिखा जाएगा स्टेप एग्जाम के अंदर तो पूरा स्टेप होगा, पूरा प्रोसेस की बात करेगा। और मेथड अगर दिखेगा तो एक स्टेप को, जो प्रोसीजर था ना, तो प्रोसीजर का जो एक स्टेप है उसको बेस्ट तरीका बताएगा करने का, तो वो मेथड बन जाएगा, ठीक है जी। तो आपको यहां तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है सर। नेक्स्ट बात करने वाले अब हम प्रोग्राम। तो देखो आगे जो प्रोग्राम और बजट की बात करेंगे वो सिंगल यूज प्लान का पार्ट है। अभी तक जो मैंने आपको बता दिया, जो आपको मैंने पॉलिसी बताई, प्रोसीजर बताया, रूल बताया, मेथड बताया, ये स्टैंडिंग प्लान का पार्ट था, ठीक है। तो अब प्रोग्राम क्या होता है इस चीज को देखते हैं। तो प्रोग्राम देखो, समझना मेरी बात एक चीज को, आप कोई गोल को जब पूरा करते हो, इस गोल को पूरा करने के लिए, जब इस गोल को जब आप पूरा करते हो तो इसके लिए एक प्लान बनाते हो। तो इस प्लान के अंदर सब कुछ शामिल हो जाता है बेटा, ऑब्जेक्टिव भी, स्ट्रेटजी भी, रूल भी, पॉलिसी भी, है ना, प्रोसीजर भी, मेथड भी। तो वो पूरा प्लान जो आपने यहाँ पे बनाया है उस गोल को हासिल करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए जो आपने मास्टर प्लान बनाया है, उसी प्लान को यहाँ पे प्रोग्राम बोला जाता है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम क्या है, इज अ बिग प्लान मेड फॉर कंप्लीटिंग एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट और टास्क। ये ऐसा मास्टर प्लान है जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, पॉलिसी भी होगा, स्ट्रेटेजी भी होगा, प्रोसीजर भी होगा, रूल्स भी होगा, बजट भी होगा, रिसोर्सेज के बारे में भी बोल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली एक प्रोग्राम क्या है, एक प्लान है जो कंबाइंड करता है एक बिल प्लान, बिग प्लान को।
तो अभी छोटे छोटे ये प्लान, ये प्लान, ये प्लान, ये प्लान, ये प्लान, ये प्लान बनकर ये छोटे छोटे सिंगल एक छोटे छोटे प्लान है, इन सबको मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, बिग प्लान बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम आपको सिंपली समझ आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं स्कूल का एनुअल फंक्शन हमें करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो अब इसमें गोल क्या है भैया, क्यों ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ताकि हम वहां बच्चों का, अपने बच्चों का टैलेंट दिखा सके कि भैया हम स्कूल में क्या क्या कराते हैं, क्या क्या सिखाते हैं। ठीक है जी, पॉलिसी क्या रहेगी कि भैया प्रोग्राम तो हम कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी है कि हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे, 100% पार्टिसिपेशन होगा तभी तो जाकर भैया हर पेरेंट्स खुश हो पाएंगे, है ना। तो भैया 100% पार्टिसिपेशन कराना है, अच्छे से एनुअल फंक्शन हमें कराना है, उनका टैलेंट हमें दिखाना है। तो भैया प्रैक्टिस चलनी चाहिए, स्टेज अरेंज होना चाहिए, इनवाइट पेरेंट्स। तो एनुअल फंक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें देखना है, उन सब का प्रोसीजर। डांस होगा तो कैसे कैसे होगा, क्या क्या डांस होगा वो। ठीक है, पेरेंट्स का इनविटेशन होगा तो किस किस तरीके से इनवाइट किया जाएगा वो। ठीक है, मेथड में बोलेंगे तो इनविटेशन मेथड, भैया ऑनलाइन भी अपन इनवाइट कर सकते हैं, अपन मैनुअल कार्ड के थ्रू भी इनवाइट कर सकते हैं, तो ये मेथड बन जाएगा। रूल क्या लगाएंगे यहाँ पर कि भैया देखो जो भी बच्चे आएंगे वो अपने पेरेंट्स के साथ ही आएंगे, पहले एंट्री जो करना होगा। तो हम देखो ऐसे तो भीड़ हो जाएगी, पेरेंट बच्चा किसी किसी को भी ले आएगा। तो मैं यहाँ क्या चाह रहा हूं, मैं यह चाह रहा हूं कि भैया स्टूडेंट के केवल और केवल पेरेंट्स आए, अदर आउटसाइडर को हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि भैया इनडिसिप्लिन भी क्रिएट हो सकता है। और एक प्रॉपर ड्रेस कोड में आएंगे, ये चीज अपन तैयार करेंगे। इसका बजट, भैया इस प्रोग्राम का बजट है कि अपन 50,000 के अंदर अंदर अपन को सारे काम करने हैं। रिसोर्सेज यहाँ कौन होगा, टीचर है, स्टूडेंट है, बच्चे हैं और हॉल है, ये सारा चीजें। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपका क्या आ गया, सब कुछ एक साथ आ गया, दैट्स वाई ये प्रोग्राम। ठीक है, बजट क्या होता है भाई, बजट एक न्यूमेरिकल प्लान है। बजट क्या है, एक न्यूमेरिकल प्लान है जो ये बताएगा आपको कि आपने, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप कितना इनकम कमा रहे हो, कितना आप खर्च कर रहे हो, और आप अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो इसी को क्या कह देते हैं, बजट कह देते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लो, फैमिली बजट है। ठीक है, फैमिली जैसे एनुअल फंक्शन का भी बजट दिया ना 50,000, वैसे तो फैमिली में क्या होता है कि फैमिली की मंथली इनकम है 50,000। अब ये बजट क्या है भैया, अलग अलग डिपार्टमेंट, होम फूड एंड होम एक्सपेंसेस 20,000 खर्चा हो जाता है, इसका बजट ये है। चिल्ड्रन एजुकेशन में 10,000 खर्चा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में 5,000 खर्चा हो जाता है, 10,000 सेविंग में लग जाते हैं, 5,000 इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बचा के लगते हैं। तो ये मंथली प्लान है किसका, एक फैमिली बजट का। तो बजट कुछ नहीं है, एक न्यूमेरिकल प्लान है जो आपको बताता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं, और कैसे आप रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो।